यार मैं बैंक के पास लोन लेने जाता हूं तो बैंक बड़े नखरे दिखाता है, बहुत नौटंकी पटकता है। गिरवी क्या रखोगे, आपका कोई गारंटर है कि नहीं है, आपका करंट रेशो 2:1 है कि नहीं है, फलाना ढिकाना, बहुत सारे नाटक नौटंकी। पर जब मेरे बड़े भाई मोटा भाई जाते हैं तो बैंक वालों के नाटक ही सारे गायब हो जाते हैं। मोटा भाई नहीं समझे, अंबानी जी। मैं भी गुजराती, वो भी गुजराती, हुए ना मोटा भाई। तो जब अंबानी जी जाते हैं बैंक के पास तो बैंक वालों के सारे नखरे भाग जाते हैं। बैंक वाले उनसे पूछते हैं कि सर गिरवी तो हमको कुछ चाहिए नहीं, आप तो बस एक साइन कर दो। बैंक वाले बोलते हैं कि इंटरेस्ट रेट सर 8% ठीक है या और कम कर दे। मेरे सामने बड़े शेर बन रहे थे, 14%, 13% का ब्याज चाहिए, उससे नीचे नहीं मिलेगा मेहुल भाई। और उधर अंबानी भाई को 8% पे लोन देने को तैयार है। ये क्या लफड़ा है? यही तो डिफरेंस है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द लॉन्ग पीरियड एनालिसिस, जिसमें इकोनॉमीज भी है, जिसमें डिस इकोनॉमीज भी है और मजा भी है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लॉन्ग पीरियड एनालिसिस। और तुम्हें याद होगा लॉन्ग पीरियड का मतलब एक इतना बड़ा समय जहां पे आप अपने सारे फैक्टर्स को इंक्रीज कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी इनपुट नहीं है जिसको आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अब अपने पास लिबर्टी है कि अपन सारे इनपुट्स को, सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। यही तो है लॉन्ग पीरियड एनालिसिस और इसी को हम बोलते हैं रिटर्न्स टू स्केल। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट पीरियड की, उसका नाम है रिटर्न्स टू फैक्टर, और ये जो लॉन्ग पीरियड है इसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। तो यहां पे जैसा मैंने बोला हम सारे फैक्टर्स इंक्रीज कर सकते हैं एंड सारे फैक्टर्स को सेम प्रपोर्शन में बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर लैंड डबल तो लेबर भी डबल, अगर लैंड ट्रिपल तो लेबर भी ट्रिपल होगी। तो जो बढ़ाओगे सब में बराबर बढ़ेगा, सेम प्रपोर्शन में बढ़ेगा। और यही कॉन्सेप्ट है लॉन्ग पीरियड का। तो दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न्स टू स्केल में होता क्या है। यार देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन इनपुट बढ़ा रहे हैं तो बताओ इनपुट बढ़ाओगे तो आउटपुट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो यहां पे जब अपन सारे इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट इंक्रीज होगा। तो यहां पे भी एक कॉन्सेप्ट आएगा मार्जिनल प्रोडक्ट का। अब यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा? तो मार्जिनल प्रोडक्ट यहां पे भी एकदम प्लेन की तरह पहले टेक ऑफ करेगा, मतलब इंक्रीज होगा, पर अब फिर टेक ऑफ करते से कोई लैंड थोड़ी हो जाएगा पिछली बार की तरह। तो थोड़ी देर उसको हवा में फ्लोट होने दो, मतलब कांस्टेंट रहेगा। और फिर एंड में उसको क्या करवा लेना, लैंड करवा लेना। तो एंड में वो क्या करेगा, लैंड करेगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो एक बार फिर से हमने दोनों कॉन्सेप्ट, चाहे शॉर्ट पीरियड का हो या लॉन्ग पीरियड का हो, हमने किसकी मदद से याद रखा? एक प्लेन की मदद से। शॉर्ट पीरियड का पहले मैं रिवाइज करवाता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा? टेक ऑफ, फिर लैंड, और गलती से क्रैश मत करा देना, मतलब नेगेटिव मत कर देना। पर यहां पे लॉन्ग पीरियड में दोस्तों क्या होने वाला है? पहले हमारा प्लेन टेक ऑफ करेगा, फिर थोड़ी देर मजे लेने दो यार हवा में, तो सीधा सीधा चलेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा एमपी। और एंड में पेट्रोल नहीं खत्म हो जाएगा तो एंड में लैंड तो करना ही पड़ेगा, तो एंड में एमपी डिक्रीज हो जाएगा। और फिर फ्यूल भी तो खत्म होगा तो लैंड तो कराना पड़ेगा, तो एंड में एमपी जो है वो डिक्रीज होगा। तो अब जो दोस्तों तुम्हारे पास शेड्यूल दिख रहा है उसमें सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करो कि जो मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर था वो पहले कितना था? सबसे पहले 1 मशीन एंड 3 वर्कर। तो ये तो हो गया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं तो मैंने मशीन को डबल करके 2 कर दिया, तो वर्कर भी तो डबल होके 6 हो गया। फिर मैंने मशीन को ट्रिपल करा 3, तो वर्कर भी तो ट्रिपल हो गया, मतलब 9। मतलब दोस्तों वापस से वही बात कि यहां पे आपको सारे फैक्टर्स सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज करने पड़ेंगे। पहला वाला डबल तो दूसरा भी डबल, अगर पहला वाला ट्रिपल तो दूसरा वाला भी ट्रिपल। एंड अब देखो कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, जो आपका आउटपुट है, उस पे क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो पहली बार आपका जो आउटपुट है वो कितने से बढ़ा? देखो एक बार शेड्यूल में, तो फर्स्ट टाइम जब आपने इनपुट बढ़ाया तो आपका आउटपुट बढ़ा 3000 से। उसके बाद कितने से बढ़ा आउटपुट, जरा तुम बताओ देख के? करेक्ट, 4000 से। फिर 4000 के बाद कितने से बढ़ा? 5000 से। तो दोस्तों ये हमारा वो स्टेज है जहां पे हमारा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब दोस्तों टेक ऑफ हो चुका है तो अब थोड़ी देर हवा में मजा लेते हैं, एमपी होगा कांस्टेंट। तो दोस्तों बीच में ये जो फेज है वहां पे अपना प्लेन क्या कर रहा है? बीच में हवा में तैर रहा है, कांस्टेंट है एमपी 5000 5000 5000। और अब भैया फ्यूल खत्म हो उसके पहले अपन क्या कर लेते हैं? लैंड कर लेते हैं। एंड इसके पहले की फ्यूल खत्म हो जाए दोस्तों, पहले लैंड करा लेते हैं अपनी फ्लाइट को। तो अब यहां पे फ्लाइट लैंड करेगी, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होगा।
तो 4000, 3000, 2000, अब मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो अब दोस्तों जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, समय आ गया है ग्राफ को डिस्कस करने का। तो जैसे अभी हमने बोला कि मार्जिनल प्रोडक्ट पहले क्या करता है, टेक ऑफ करने का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, और अगर मैं इसको पूरा बोलूं तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। सर क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब है हमें इकोनॉमीज का फायदा मिल रहा है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदा। तो जब भी आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपको ज्यादा चीजों में सारी चीजें लगती है, तो आपको सस्ती पड़ती है, ये होता है इकोनॉमीज। तो इकोनॉमीज का मतलब है बेनिफिट जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे आपको मिलता है। और यहां पे जब मैं बोल रहा हूं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसका मतलब है चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। तो अब बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज मतलब जब हम हवा में मजे कर रहे हैं, जब हमारा प्लेन कांस्टेंट चल रहा है, मतलब एमपी इज कांस्टेंट। तो ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। देखो टेक्निकली स्पीकिंग प्लेन का टेक ऑफ टाइम कम होता है, लैंडिंग टाइम कम होता है, और सबसे ज्यादा समय कहां बिताता है, हवा में, जहां पे वो सीधा चलता रहता है। तो यहां पे एमपी का जो सेकेंड स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न, ये सबसे लंबा स्टेज है जहां पे प्रोड्यूसर अपना टाइम बिताता है। तो एमपी पॉजिटिव है और एमपी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट। मतलब अगर मैं इनपुट डबल कर रहा हूं तो आउटपुट भी डबल, अगर मैं इनपुट ट्रिपल कर रहा हूं तो आउटपुट भी ट्रिपल। जबकि पहले वाले स्टेज में कंडीशन क्या थी, चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। मतलब इनपुट डबल करा तो आउटपुट ट्रिपल हो गया, इनपुट ट्रिपल करा तो आउटपुट 5 टाइम्स हो गया। तो आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा था एज कंपेयर टू इनपुट, तो वहां पे प्रोड्यूसर को मजा आ रहा था। ये तो था स्टेज 1। स्टेज 2 में मैंने क्या बोला, कांस्टेंट रिटर्न्स, मतलब जितना इंक्रीज इनपुट में होगा उतना ही इंक्रीज आउटपुट में होगा। तो ठीक है यार, फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है। अब इसका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी फ्लाइट कांस्टेंट हो गई, सम इकोनॉमीज मतलब कुछ फायदे लार्ज स्केल पे काम करने के, एंड सम डिसइकोनॉमीज मतलब कुछ नुकसान। तो जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हो तो थोड़े बहुत नुकसान भी होते हैं आपको। एंड अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टेज 3 की, जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। मतलब यहां पे आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड कर रही है, यहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्यों हो रहा है सर ऐसा, क्योंकि यहां पे डिसइकोनॉमीज है, यहां पे प्योरली डिसएडवांटेज है, नुकसान है लार्ज स्केल पे काम करने का। देखो कोई भी चीज एक लिमिट से ज्यादा जाएगी ना तो नुकसान तो होगा ही होगा। अब यहां पे जो कंडीशन है वो क्या है, चेंज इन आउटपुट इज लेस देन चेंज इन इनपुट। मतलब इनपुट ज्यादा से चेंज हो रहा है और आउटपुट कम से चेंज हो रहा है। तो इनपुट जो है मैंने 3 गुना बढ़ाया पर आउटपुट सिर्फ 2 गुना ही बढ़ा है, मैंने इनपुट को 5 गुना बढ़ाया पर आउटपुट सिर्फ 3 गुना ही बढ़ा। तो यहां पे प्रोड्यूसर के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा बढ़ रही है एंड जो आउटपुट है वो कम बढ़ रहा है। तो ये है दोस्तों एमपी के 3 स्टेजेस, रिटर्न्स टू स्केल के बोल लो 3 स्टेजेस, या यहां पे लॉन्ग रन के 3 स्टेजेस बोल लो, बात एक ही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोगले आदमी की। याद तो होगा दोगला आदमी कौन था, कॉब डुगलस। तो कॉब डुगलस आपने यहां पे अपने को 3 कंडीशन दी है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स की, कांस्टेंट रिटर्न्स की एंड द डिक्रीजिंग रिटर्न्स की। तो यार बात करते हैं कि पहली कंडीशन क्या है। तो पहली कंडीशन है a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए जिसमें लिखा हो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की कंडीशन क्या है, तो अपन आंसर क्या मार्क करेंगे, a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1। यहां पे 1 क्या हो गया दोस्तों, इनपुट हो गया, और a प्लस बी जो आउटपुट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आउटपुट ज्यादा है एज कंपेयर टू इनपुट। अब जो दोस्तों दूसरा स्टेज है कांस्टेंट रिटर्न्स वाला, वहां पे ये जो दोगला आदमी है उसने क्या कंडीशन दी, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो जब भी a प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो हम बोलेंगे इसको कांस्टेंट रिटर्न्स। एंड दोस्तों फाइनली जो थर्ड स्टेज है हमारा, जहां पे एमपी डिक्रीज हो रहा है मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न्स, वहां पे कंडीशन क्या बोली, सोचो एक बार, करेक्ट, a प्लस बी इज लेस देन 1। तो दोस्तों अब बात करनी है प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की। मतलब एक प्रोड्यूसर को कैसे पता चलेगा कि उसको कितने यूनिट्स बनाने चाहिए ताकि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो यार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें मदद लेनी पड़ेगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। तो तुम्हें याद होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर में हमने एक पढ़ा था इंडिफरेंस कर्व और हमने एक पढ़ा था बजट लाइन। तो सेम एज इट इज दोस्तों यहां पे भी वो 2 कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब एक ऐसा स्टेज ढूंढना, एक ऐसी क्वांटिटी लेवल ढूंढना जहां पे प्रॉफिट प्रोड्यूसर का मैक्सिमम होने वाला है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है यहां पे वो है आइसो कॉस्ट लाइन। अब क्या बताता है ये आइसो कॉस्ट लाइन,
जैसे यार वहां पे था बजट लाइन, दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आप गिवन रिसोर्सेज से मैन्युफैक्चर कर सकते थे। तो यहां पे आइसो कॉस्ट लाइन बताता है दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन सच दैट आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं। मतलब एक प्रोड्यूसर के पास जो रिसोर्सेज हैं, पैसा फॉर एग्जांपल, अब उस पैसे से दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन जो वो खरीद सकता है। और अच्छा, मैंने यहां पे बोला दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको क्यों खरीदना है? सोचो। करेक्ट, प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि यार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो इनपुट है, इनपुट काय में यूज होगा? आउटपुट बनाने के लिए। तो आइसो कॉस्ट लाइन सेम टू सेम एज द बजट लाइन, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन सच दैट आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं। एंड अब दोस्तों बात करते हैं अपन लोग किसकी? इंडिफरेंस कर्व की। तो यहां पे इंडिफरेंस कर्व की जगह जो यूज होता है कॉन्सेप्ट वो है आइसो क्वांट कर्व। क्या बोला? आइसो क्वांट कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व की तरह ये भी दो चीजों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है, पर ये दो चीजें कौन सी? वही दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आइसो क्वांट कर्व दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन बताता है सच दैट जो आउटपुट बनेगा वो सेम होगा, सच दैट जो प्रॉफिट मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो अब इन दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो जस्ट लाइक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे अपनी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व टैंजेंट होते थे, एक दूसरे को टच करते थे, वो हुआ करता था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो यहां पे जहां पे आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट कर्व एक दूसरे को टच करेंगे, टैंजेंट होंगे, वहां पे होगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों यहां पे जो मैंने ग्राफ बनाया है उसमें जो ब्लू कलर से है वो है बजट लाइन, पर यहां पे हम इसको बजट लाइन नहीं बोलेंगे, हम यहां पे इसको बोलेंगे आइसो कॉस्ट लाइन। ये क्या बता रहा है? अभी तो समझाया था, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन सच दैट आपके सारे रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। एंड दोस्तों यहां पे जो ग्रीन लाइन से बनाया है, एंड दोस्तों यहां पे जो ग्रीन कलर से बनाया है वो है इंडिफरेंस कर्व जैसा दिख रहा है, पर ये है क्या? आइसो क्वांट कर्व। और अभी जैसा मैंने बताया आइसो क्वांट कर्व क्या बताता है? दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग कॉम्बिनेशन सच दैट जो प्रॉफिट है वो सेम है, सच दैट जो क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हो रही है फिनिश गुड्स की वो यहां पे सेम है। अब यहां पे दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि है तो ये पूरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसा। तो जहां पे ये आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट एक दूसरे को टैंजेंट है, वहीं पे तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमम में है। एंड दोस्तों तुम्हें याद होगा थोड़ी देर पहले हमने एक नाम लिया था इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज टर्म का। तो वहां पे मैंने शॉर्ट में तुम्हें बताया था इकोनॉमीज का मतलब फायदा एंड डिसइकोनॉमीज का मतलब मैंने तुम्हें बताया था डिसएडवांटेज। तो अब बेसिकली टाइम आ चुका है जहां पे हम इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यार सबसे पहली चीज ये समझो कि इकोनॉमीज का मतलब है बेनिफिट, एडवांटेज, जिसकी वजह से मुझे ज्यादा आउटपुट मिल रहा है एंड मेरी कॉस्ट क्या हो रही है? कम। मतलब यहां पे जब भी इकोनॉमीज होगी तो आउटपुट तो बढ़ रहा है पर कॉस्ट कम हो रही है। अब इसके पहले कि तुम लोग मुझे गलत समझ लो और तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो, मैं ये क्लियर कर दूं कि जब मैं बोल रहा हूं कॉस्ट कम होगी तो दोस्तों मैं यहां पे टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पे बात कर रहा हूं तुम लोगों के साथ एवरेज कॉस्ट की। तो मेरी टोटल कॉस्ट भले बढ़ रही है यार, सिंपल सी बात है, अगर मैं 10 यूनिट बनाऊंगा और मैं 12 यूनिट बनाऊंगा तो 12 यूनिट का खर्चा टोटलिटी में तो ज्यादा ही होगा, पर अगर मैं बात करूं पर यूनिट कॉस्ट की तो वो ड्रॉप हो सकती है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि इकोनॉमीज है, बेनिफिट है, एडवांटेज है, आउटपुट बढ़ रहा है, कॉस्ट कम हो रही है, तो मैं एवरेज कॉस्ट की बात कर रहा हूं कि एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट होती है वो कम हो रही है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं डिसइकोनॉमीज की, डिसएडवांटेज, डीमेरिट, मेरा आउटपुट कम हो रहा है, तो क्योंकि मैं यहां पे इनपुट तो बढ़ा रहा हूं पर आउटपुट इतना नहीं बढ़ रहा, मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट फॉल हो रहा है, तो दोस्तों यहां पे कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट तो बढ़ ही रही है, पर इस बार एवरेज कॉस्ट जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। तो आप यहां पे कंफ्यूज मत होना, जब भी यहां पे लॉन्ग रन में इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज जैसे वर्ड की बात होगी एंड बात होगी कॉस्ट की, तो वो एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई तुमसे पूछे कि इकोनॉमीज की वजह से बताओ कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज, मतलब वो तुमसे पूछ रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज। एंड डिसइकोनॉमीज की वजह से कॉस्ट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, अगर कोई तुमसे ये पूछ रहा है
तो वो टोटल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है तुमसे एवरेज कॉस्ट की। तो एक बार फिर से अगर समराइज करें तो इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट, तो एवरेज कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम, एंड डिस इकोनॉमीज का मतलब है नुकसान, उसकी वजह से एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। ये समझ में आ गया। तो अब बात कर लेते हैं कि इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज की टाइप क्या है। तो यार जो इकोनॉमी है या डिस इकोनॉमी है, ये दोनों दो टाइप की है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। क्या मतलब है इंटरनल इकोनॉमीज का, क्या मतलब है इंटरनल डिस इकोनॉमीज का। तो इंटरनल मतलब जो मेरे कंट्रोल में है, मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी मुझे हिट करेगी या नहीं। तो बेसिकली अगर ऐसा कोई डिसीजन है जो मेरे हाथ में है और मैं वो डिसीजन लेता हूं, उसकी वजह से मुझे कोई फायदा हुआ, उसकी वजह से कोई नुकसान हुआ, तो यह है इंटरनल इकोनॉमी या डिस इकोनॉमी। एंड एक्सटर्नल का मतलब है दोस्तों जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये होगा तो सबको होगा, पूरी इंडस्ट्री को हिट करेगा। तो ऐसे रीजंस जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री अफेक्ट होती है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज या एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंटरनल इकोनॉमी और इंटरनल डिस इकोनॉमी को पूरा डिटेल में। अब इंटरनल, जैसा मैंने अभी बताया, ये हमारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे कंट्रोल में है और इसका इंपैक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरी फर्म के ऊपर आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है टेक्निकल। तो यार देखो, जब भी हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो हम एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन खरीद सकते हैं। एंड जब मशीन फुल्ली ऑटोमेटिक है तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। एंड दोस्तों जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं तो यहां पे डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, यहां पे स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है। तो इन सब चीजों की वजह से मेरी कॉस्ट कम होती है। कौन सी कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। पर दोस्तों लार्ज स्केल पे काम करने के कुछ नुकसान भी है। जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हो तो आप मजे मजे में दो बड़ी बड़ी मशीन खरीद के तो आ जाते हो, पर ये मशीन आती है जापान से, जर्मनी से, चाइना से, और जब ये मशीन खराब होती है तो आपको वहां से उनकी कंपनी से सीनियर इंजीनियर को बुलाना पड़ता है। तो जब वो कंपनी इंजीनियर भेजती है तो उसकी फ्लाइट का टिकट आपको बियर करना है, उसका होटल में रुकने का खर्चा आपको बियर करना है, उसके खाने का खर्चा आपको बियर करना है, पीने का पता नहीं। अब बेसिकली वो एक सर्विस कॉस्ट भी जोड़ेंगे। और देखो इतनी बड़ी कंपनी का इंजीनियर अगर है तो कम पैसों में तो काम करेगा नहीं, तो उसका देव बड़ा बिल आएगा सर्विस चार्ज के नाम पे, वो आपको बियर करना है। फिर यहां से उसको भेजना है वापस अपनी कंट्री में, तो अगेन जो फ्लाइट का बिल है वो अपने को बियर करना है। तो दोस्तों जब मशीन पुरानी होने लगती है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ज्यादा मांगने लगती है, तो आपको उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उस पर बहुत खर्चा करना पड़ता है। ये बन जाता है डिस इकोनॉमी का रीजन। एंड जो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वो है मैनेजरियल। मैनेजरियल किससे रिलेटेड होगा, ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से। तो जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हो तो आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप आईआईएम से जो एमबीए है वो हायर कर लो, आप जो रैंक होल्डर सीए है उनको हायर कर लो और उनको करोड़ों रुपए का ऑफर पैकेज कर पाओ, कि आप आईआईएम से एमबीए हायर कर पाओ, आप रैंक होल्डर सीए को हायर कर पाओ एंड आप उनको करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर कर सको। यार ये है ना, करोड़ों रुपए का पैकेज ऑफर करने के बाद भी, क्योंकि आपका प्रोडक्शन इतना लार्ज स्केल पे है कि अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट की बात करूं तो हार्डली 10-15 पैसा पड़ता है, तो अपने को सस्ता पड़ता है ये बेसिकली। तो यहां पे जब आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे हो, आप बड़ा काम कर रहे हो, तो आपको मैनेजमेंट कॉस्ट सस्ती पड़ती है। पर यार देखो हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। तो बेसिकली जब आप एक आईआईएम का बंदा उठा लोगे, आप रैंक होल्डर सीए उठा लोगे, आप रैंक होल्डर सीए उठा लोगे, माना वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, माना वो बहुत स्किलफुल है, पर है तो इंसानी, उससे भी गलती तो हो सकती है। तो जब आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन बहुत बड़ा है और उससे कोई छोटी सी भी गलती हुई तो वो छोटी सी गलती भी लाखों और करोड़ों में जा सकती है। तो यहां पे ये डिस इकोनॉमी हो सकती है मैनेजमेंट लेवल पे, कि जब आप एक आदमी से बहुत बड़ा ऑपरेशन हैंडल करवाओगे तो उसकी एक गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। एंड अब दोस्तों बात कर लेते हैं कमर्शियल इकोनॉमी एंड डिस इकोनॉमी की। तो कमर्शियल का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हो तो आप इतना बड़ा परचेस करोगे, तो जब आप इतनी लार्ज स्केल पे परचेस करने जाओगे तो आपको सामने वाला हेवी डिस्काउंट देगा। तो बेसिकली यहां पे क्योंकि आपकी कॉस्ट पर यूनिट जो रॉ मटेरियल की है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप अच्छा क्वांटिटी खरीद रहे हो, तो फायदा होगा कि नहीं होगा। एक छोटी फर्म है वो भी वही रॉ मटेरियल यूज कर रही है, आप एक बहुत बड़ी फर्म है आप भी वही रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो, पर फर्क क्या है, वो मांग रहा है 1000-2000 किलो,
तुम मांग रहे हो टन्स में कि भैया 1000 टन 2000 टन चाहिए, तो उसको जो प्राइस मिलेगी और तुमको जो प्राइस मिलेगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो यहां पे क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, आपका परचेज भी लार्ज क्वांटिटी में होता है, तो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट मिलता है, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट कम होती है। कौन सी कॉस्ट? एवरेज कॉस्ट कम होती है। पर दोस्तों ये एक डीमेरिट भी हो सकता है। कैसे? जब आप लार्ज स्केल पे बाइंग करते हो तो आप किसी सप्लायर के पास गए और आपने बोला कि मेरे को 1000 टन रॉ मटेरियल चाहिए। वो बोलता है इतना आता भी है, इतना इंडिया में अवेलेबल भी है। मान लो अगर इतना रॉ मटेरियल इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज लगेगी, तो आपको आपका ही रॉ मटेरियल आपने खुद ने महंगा कर दिया, क्योंकि आपकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है तो उसकी शॉर्टेज है, और शॉर्टेज होता है तो भाव बढ़ता है। तो ये हो गया रीजन फॉर डिसइकोनॉमीज। क्लियर है ये? एंड अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल इकोनॉमी और डिसइकोनॉमी की। यार मैं बैंक वालों के पास जाता हूं तो बैंक वाले लोन देने में बड़ा नाटक करते हैं। क्या गिरवी रखोगे, इंटरेस्ट रेट 14%, करंट रेशो 2:1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये सब लफड़े बहुत नाटक करते हैं मेरे सामने। पर जब मेरे बड़े भाई मोटा भाई जाता है, अंबानी जी, यार वो भी गुजराती मैं भी गुजराती तो हुए ना मेरे मोटा भाई, जब वो जाते हैं तो बैंक वालों के सारे नाटक गायब हो जाते हैं। बैंक वाले गिरवी कुछ नहीं मांगते, बैंक वाले कोई करंट रेशो नहीं देखते, और बैंक वाले 8% पे लोन देने को तैयार हो जाते हैं। ये भेदभाव क्यों? मैं जब लोन लेने जाता हूं तो मैं कितना लोन ले लूंगा? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, उससे ज्यादा तो वैसे भी कोई मेरे को लोन नहीं देगा। पर जब मोटा भाई लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले उनसे नहीं पूछते कि आपको कितना लोन चाहिए, मोटा भाई बैंक से पूछते हैं कि कितना पैसा पड़ा है तुम्हारे पास, पूरा का पूरा दे दो। तो बेसिकली जब अंबानी साहब लोन लेते हैं तो वो लेते हैं 1000 करोड़ 2000 करोड़ के, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। तो बेसिकली जब आप लार्ज स्केल काम करोगे तो आपको जो फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम पड़ेगी। पर यार इसका एक डीमेरिट भी है। मैंने अगर एक बिजनेस का प्लान बनाया जिसमें मुझे 50 लाख की जरूरत है, तो मैं एग्जैक्टली 50 लाख का लोन उठाऊंगा या हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा? तो यार अगर मैं मानूं 20% एक्स्ट्रा, तो 50 लाख की जरूरत थी, मैंने बैंक से लोन सैंक्शन करा लिया 60 लाख का, तो मुझे 10 लाख पे एक्स्ट्रा लोन पे करना पड़ेगा, तो मुझे 10 लाख पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। पर यही बात अगर आप अंबानी जी की करो तो अंबानी जी जो प्रोजेक्ट लेके आए वो लेके आए 1000 करोड़ का, और उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोन लेंगे, वही 20% मान लो तो 1200 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, मतलब 200 करोड़ का लोन ज्यादा। तो भाई ये 200 करोड़ पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा? अंबानी जी ना, उन्होंने ही तो लोन लिया, अपन ने थोड़ी लिया। तुम टेंशन मत लो, उनको लेने दो। तो बेसिकली जब आप बड़े स्केल पे काम करते हो तो फाइनेंस कॉस्ट का रेट भले कम हो जाए पर जो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा हो जाता है। ये इसका डीमेरिट है। एंड दोस्तों लास्ट पॉइंट जो है वो है रिस्क टेकिंग। तो जब आप एक छोटा बिजनेस करते हो तो आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते। आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरा पैसा, पूरी ताकत एक बिजनेस में लगाते हो, और जब आपकी इंडस्ट्री के अनफेवरेबल कुछ सर्कमस्टांसेस बनते हैं तो आपका सब कुछ उसमें चला जाता है। अगर मान लो आपकी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने कोई बैन लगा दिया, जैसे पॉलीथीन के ऊपर, आप पॉलीथीन बनाते थे, आपकी बहुत बड़ी फैक्ट्री थी जहां पे आप अलग अलग टाइप की क्यूट सी पॉलीथीन बनाते थे, पर सरकार की एक दिन सटकी और बैन लगा दिया, तो आपका सारा इन्वेस्टमेंट जो आपने उसकी मशीन पे, उसके स्टॉक पे रखा है, वो सब डेड हो गया। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? पर अगर दोस्तों आप एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जैसे आईटीसी, तो आईटीसी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई एक आध इंडस्ट्री बैठ जाए। क्यों? क्योंकि आईटीसी सिगरेट भी बनाती है, जॉन प्लेयर्स के नाम पे कपड़े भी बनाती है, सनफीस्ट के नाम पे क्या बनाती है? बिस्किट। और अगर मैं बात करूं क्लासमेट की तो क्या बनाती है? स्टेशनरी। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि सारी की सारी इंडस्ट्री एक साथ बैठ जाए। हो सकता है एक आध साल सनफीस्ट ज्यादा नहीं बिका, तो क्या हो गया? आपके पास यहां पे क्लासमेट तो है, एक साल आपका क्लासमेट नहीं बिका तो क्या हो गया? जॉन प्लेयर्स तो है बेसिकली। तो जब आप लार्ज स्केल पे काम करते हो तो आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, तो आपकी जो रिस्क है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पर दोस्तों अगर कोई बड़ी कंपनी है जो अपना पूरा एक्सपांशन सेम लाइन में कर दे, मतलब उन्होंने 5 फैक्ट्री खोल ली, 10 फैक्ट्री खोल ली, पर सेम चीज की, जिस दिन उस इंडस्ट्री की काया पलट होगी सबसे पहले वो आदमी रोड पे आएगा। ये है डीमेरिट। तो दोस्तों अब समय आ चुका है इंटरनल के बाद
एक्सटर्नल इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी को डिस्कस करने का। तो एक्सटर्नल मतलब जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो मेरे डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और जिसका इंपैक्ट मेरे अकेले के ऊपर नहीं आएगा, पूरी इंडस्ट्री के ऊपर इसका इंपैक्ट आएगा, यह है एक्सटर्नल। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो यार जो सबसे पहला एक्सटर्नल इकोनॉमी है वो है चीपर रॉ मटेरियल। देखो क्या होता है, जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है, कोई पूरी इंडस्ट्री डेवलप होती है, तो उसमें लगने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत सारे लोग रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं और उस इंडस्ट्री में लगने वाले रॉ मटेरियल के लिए सप्लाई करते हैं नई नई चीजें जो कम रेट पे अवेलेबल हो। पर अगर दोस्तों मेरी अकेले की फर्म डेवलप हो रही तो मैं कितना ही रॉ मटेरियल खरीद लूंगा? क्या मेरे अकेले के लिए कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे एक्स्ट्रा खर्चा करेगा? नहीं, क्योंकि मेरी क्वांटिटी बहुत कम है। पर जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है और रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, तो उसके ऊपर अलग अलग लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेंगे। उसका बेनिफिट मुझे होगा कि मेरे लिए कोई दूसरा सस्ते रॉ मटेरियल ढूंढ रहा है। यह है फायदा नंबर 1। अब दोस्तों बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। ये इंटरनल में भी था और ये एक्सटर्नल में भी है। जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसमें लगने वाली जो टेक्नोलॉजी है, लोग उसके ऊपर भी बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मतलब जो कार्स वगैरह हैं, उसमें हर बार कार्स नए नए फीचर्स अपने लॉन्च कर देती है। उनकी एडवर्टाइजमेंट ही होती है ऐसी कि हमारी कार में ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं। यार मुझे एक बात बताओ, जो गाड़ी आदमी चला रहा है वो अंधा है क्या? उसको नहीं पता बारिश हो रही है तो एक खटका दबा के वाइपर चालू नहीं कर सकता? ये फीचर देने का क्या सेंस है? ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर दबा लेगा ना बटन, चालू कर लेगा। काय को फीचर लॉन्च करा? पर दोस्तों ये है फीचर वॉर। तो कार्स नए नए फीचर्स लॉन्च करके कस्टमर को इंप्रेस करती है। अब तुमको क्या लगता है कि ये जो कार मेकर्स हैं ये खुद ये नए फीचर्स बनाते हैं? नहीं, इनके जो फीचर्स हैं, इनकी जो एसेसरीज हैं, ये बनाने वाली कंपनी तो अलग है। ये लोग तो सिर्फ असेंबल करते हैं मैक्सिमम पार्ट। तो क्योंकि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, उसमें बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं जो उनमें लगने वाले फीचर्स के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है रिसर्च के ऊपर और नए नए फीचर्स निकालती है और फिर ये फीचर वो हर कंपनी को बेचती है। हुंडई को भी बेचती है, मारुति को भी बेचती है, होंडा को भी बेचती है। तो दोस्तों यहां पे भी हमें एक बात समझ में आई कि मेरे अकेले के बड़े होने से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, हर किसी की डिमांड नहीं बढ़ेगी, तब तक मुझे दूसरे लोग टेक्नोलॉजिकल रिसर्च करके नहीं देंगे नई नई चीजें। तो यार एक काम करते हैं, पूरी इंडस्ट्री को बड़ा करने देते हैं ताकि सबको फायदा हो। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने के पहले एक एग्जांपल देता हूं। पुणे में एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है डीवाई पाटिल करके। उसमें एक कॉलेज है जो स्पेसिफिकली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, मतलब उस कॉलेज में सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को एंटरटेन करा जाता है जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग सीखना चाहते हैं। एंड उसका हेड पता है कौन है? उसका जो डीन है वो छाबड़ा जी। अगर तुमने वो वंडर कार वाली मूवी देखी हो, अगर तुमने मूवी देखी हो टार्जन द वंडर कार, तो उसमें वो जो अजय देवगन जिस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है डीसी छाबड़ा, वही है ये साहब। उस मूवी में उनको मरा हुआ दिखाया था, बट एक्चुअली तो वो जिंदा है और बहुत बढ़िया कर रहे हैं। उन्होंने एक कार निकाली, इंडिया की फर्स्ट सुपर कार अवंती करके, करोड़ों रुपए की प्राइस है, देखना कभी इंटरनेट पे सर्च करना उसको। तो अब अगर मैं बात करूं उस कॉलेज की, तो इंडिया में एक अलग से कॉलेज बनाया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए। क्यों बनाया गया यार? क्या जरूरत थी उसकी? क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है, तो आज होंडा हो या मारुति हो या कोई और कंपनी हो, सबको अच्छे इंजीनियर्स चाहिए। और क्योंकि इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है तो एक कॉलेज बना दिया गया उसकी लेबर सप्लाई करने के लिए। तो जब पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसमें लगने वाले लेबर के लिए अलग से पूरे स्पेशलाइजेशन कॉलेजेस खोलते हैं, स्किल्ड लेबर को डेवलप करा जाता है और फिर उन इंडस्ट्रीज को सप्लाई करा जाता है। तो ये अगेन एक और इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है जो एक्सटर्नल है, जो पूरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगी। एंड दोस्तों तुमने ऑब्जर्व करा होगा कि तुम्हारे शहर में जहां पे भी सारी कोचिंग क्लासेस हैं, तो जहां पे भी बहुत सारी कोचिंग क्लासेस इकट्ठा हो जाती है, वहां पे अपने आप ऑटो स्टैंड्स खुलना चालू हो जाते हैं, वहां पे अपने आप कैफे खुलना चालू हो जाते हैं, वहां पे अपने आप स्टेशनरी की दुकान खुलना चालू हो जाती है। तो बेसिकली जब एक पूरी इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उनमें लगने वाली जो एंसिलरी इंडस्ट्री है, जिसको अपन बोलते हैं सपोर्टिंग इंडस्ट्री, अगर कोचिंग क्लास है, तुम लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा कि तुम्हारे एरिया में, तुम जहां पे भी रहते हो, जहां पे भी कोचिंग क्लासेस इकट्ठा हो जाती है, 4-5 अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस खुल गई,
तो वहां पे उस एरिया में अब कैफे ऑटोमेटिक खुलेंगे, वहां पे ऑटो स्टैंड्स अपने आप बन जाएंगे, वहां पे स्टेशनरी की दुकान अपने आप खुलने लग जाएगी। तो बेसिकली दोस्तों होता क्या है कि जब भी कोई इंडस्ट्री किसी एरिया में डेवलप होती है तो उनकी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, यार अगर स्टूडेंट आएगा तो उसको हॉस्टल चाहिए, उसको खाना चाहिए, उसको कैफे चाहिए, उसको स्टेशनरी चाहिए, उसको ऑटोज चाहिए ताकि वो इधर से उधर जा पाए। ये सारी चीजें अपने आप डेवलप होती है। पर अगर मान लो कोई एक अकेली कोचिंग क्लास आई तो एक कोचिंग क्लास में थोड़ी इतने बच्चे होंगे कि लोग अपने लिए कैफे खोल दे, लोग वहां पे स्टेशनरी शॉप खोल दे। एक कोचिंग क्लास के लिए पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो वहां पे जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है वो अपने आप खुल जाती है, तो हम लोगों को उसका बेनिफिट होता है। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग, ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। कैसे? जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उसको लगने वाला जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्टेशन है वो अपने आप डेवलप होता है। उनको लगने वाली जो मार्केटिंग है, जो पैकिंग है, वो अपने आप लोग वहां पे सप्लायर्स लेके पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली इंडस्ट्री ग्रो होगी तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन एंड उसके हिसाब से मार्केटिंग अपने आप ही डेवलप होगी। है कि नहीं है फायदा ये भी? एंड अब दोस्तों बात करते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी की। जब पूरी इंडस्ट्री डेवलप होगी, सब लोग पागलों की तरह रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, सब लोग पागलों की तरह ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज मांग रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे शॉर्टेज क्रिएट होगी। एंड शॉर्टेज क्रिएट होगी तो आपको सेम चीज के ज्यादा भाव देने पड़ेंगे क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी जस्ट आपके बगल में है और जो रॉ मटेरियल है वो तो लिमिटेड है। तो उसी रॉ मटेरियल को वो भी चेस कर रहा है, आप भी चेस कर रहे हो, तो होगा क्या? भाव ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड इसके साथ दोस्तों एक और प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन। कई बार जब इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करती है और उसका प्रोडक्ट ऐसा है जो हेल्थ वाइज या किसी और एंगल से गवर्नमेंट को लगता है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, तो गवर्नमेंट वहां पे क्या डाल देगी? रेस्ट्रिक्शन। जब तक तुम अकेले कर रहे थे गवर्नमेंट की निगाहों से बाहर थे, पर जैसे पूरी इंडस्ट्री ग्रो हो गई और आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ गया, कंप्लेंट्स बढ़ गई, तो अब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा और रिस्ट्रिक्शन डाल दिए। ये एक नुकसान है पूरी इंडस्ट्री के डेवलप होने से। एंड दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहां पे खत्म होता है जिसका नाम था प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट चैप्टर जो हम चालू करने वाले हैं वो कॉस्ट फंक्शन। पर इस वीडियो को खत्म करने के पहले क्या करते हैं हम लोग? रिवाइंड। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा लॉन्ग रन एनालिसिस जिसका नाम है रिटर्न्स टू स्केल। यहां पे सारे फैक्टर्स सेम प्रपोर्शन में बढ़ाए जाएंगे और जब आप सारे फैक्टर्स सेम प्रपोर्शन में बढ़ाओगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट पहले टेक ऑफ करेगा, फिर हवा में तैरेगा मतलब कांस्टेंट, और फिर फॉल होगा। यहां पे जो पहला स्टेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, उसका लॉजिक क्या है? चेंज इन आउटपुट इज ग्रेटर देन चेंज इन इनपुट। जितने से इनपुट बढ़ा है उससे ज्यादा से आउटपुट बढ़ रहा है। स्टेज 2 है कांस्टेंट रिटर्न्स, जो सबसे लंबा फेज है। यहां पे चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन इनपुट। और जो लास्ट स्टेज था डिक्रीजिंग रिटर्न्स, वहां पे चेंज इन आउटपुट इज लेस देन चेंज इन इनपुट। फिर दोस्तों हमने बात करी थी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन की, मतलब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। तो जहां पे भी आइसो कॉस्ट लाइन और आइसो क्वांट लाइन टैंजेंट होते हैं वही तो होता है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, मतलब वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम है। एंड दोस्तों इसके बाद हमने बात करी इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की, एक इंटरनल जो मेरे कंट्रोल में है, एक एक्सटर्नल जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जैसे टेक्निकल, मैनेजरियल, फाइनेंशियल, कमर्शियल। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे कि क्या फायदे हो सकते हैं और क्या नुकसान। और लास्ट में जस्ट अभी हमने खत्म करा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में फायदे थे और नुकसान कम थे, पर नुकसान क्या थे कि यार सब लोग अगर मांगेंगे तो शॉर्टेज होगी और भाव बढ़ेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे हम रिवाइज करने वाले हैं कॉस्ट फंक्शन। तब तक के लिए नमस्ते।